हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो आज की क्लास में हम बहुत ही स्पेशल चीज़ करने वाले हैं। अभी आपको पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी सीजीएल मेंस का जो हमारा बैच है, ठीक है। 2023 का जो भी मेंस होने वाला है अक्टूबर के मिड में, ऐसा टेंटेटिव है। तो उसके लिए मेंस की सीरीज़ आपको पता चला रहे हैं, जिसके अंदर 4 क्लासेस में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। और उन 4 क्लासेस के अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया है। अभी जो सीजीएल 23 का एग्जाम हुआ है, जो प्री हुआ है, उसमें जितने भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, ब्लैंक्स के और एरर्स के जितने भी क्वेश्चंस थे, वो सारे के सारे मैंने आपको उसके अंदर करवा दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वो चारों क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले आप वो जाके देख लेना। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, आप जाओगे प्लेलिस्ट तो सीजीएल 2023 मेंस के नाम से प्लेलिस्ट है। चारों क्लासेस आपको वहां पर मिल जाएंगी, ठीक है। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आपको पता है किसकी क्लास है, ये पैराजम्बल्स की, ठीक है। और मेंस के अंदर आप अभी जो 2022 का जो मेंस हुआ था 4 शिफ्ट के अंदर, आप चारों शिफ्ट उठा के देखो, चारों शिफ्ट के अंदर पैराजम्बल के 6 क्वेश्चन आ रखे हैं। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 18 मार्क्स, यानी कि 18 नंबर का वेटेज है पैराजम्बल का। तो यानी कि अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसीलिए बिल्कुल भी इग्नोर इसको नहीं कर सकते, ध्यान से देखना है आपको। मैं आपको बेसिक चीज़ें भी बताऊंगा। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि पैराजम्बल को करने की क्या ट्रिक्स है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अभी 2023 की प्री में ही जितने भी पैराजम्बल आए हैं, मैं सारे के सारे आपको, उसमें से मैंने बेस्ट बेस्ट निकाल लिए हैं कुछ, लगभग 40-50 के आसपास, जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। और 40-50 करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा पैराजम्बल पढ़ने की कहीं से जरूरत है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, डेली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली कम से कम आप क्या करोगे, डेली कम से कम 10 पैराजम्बल्स आपको सॉल्व करने हैं। देखो, मेंस अगर निकालना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मेंस में जो मेन काम है वो कॉम्प्रिहेंशन का है, पैराजम्बल का, पैसेज का, क्लोज टेस्ट का, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप टारगेट बनाओ, प्रीवियस ईयर की जो बुक आती है, चाहे वो किरण ले सकते हो आप, ठीक है, या फिर आप ले सकते हो कोई भी पिनक्कल की बुक, या फिर कोई भी जो बुक आती है प्रीवियस ईयर की होनी चाहिए, जो भी आपको अच्छी लगे, आप वो बुक ले लो, ठीक है। और वहां से आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। डेली के 10 पैराजम्बल सॉल्व करो। डेली के कम से कम आप 4 से 5 क्लोज टेस्ट सॉल्व करो। डेली के कम से कम 3 से 4 कॉम्प्रिहेंशन आप सॉल्व करो, क्योंकि 4 कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम में आपके आते हैं मेंस के अंदर। तो अगर मेंस में 4 आ रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन मान लो, तो आप डेली की कम से कम, मेरे हिसाब से तो आपको 6 से 8 के बीच में करना चाहिए प्रैक्टिस, ठीक है। और डेली के अगर 6 आपके पैराजम्बल आ रहे हैं तो डेली की कम से कम 10-12 आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। और क्लोज टेस्ट जो है वो भी शायद 2 या 3 आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, जिसमें एक एक में आपको पता है कितने कितने क्वेश्चन होते हैं, 3-3 4-4 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है एक आ जाए, 2 आ जाए। लेकिन मेरे हिसाब से आप डेली के कम से कम 5 क्लोज टेस्ट आप सॉल्व करोगे, 5-5 क्वेश्चन वाले जो होते हैं, ठीक है। इतना अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, मेरा यकीन मानो कि आपका मेंस बहुत ही अच्छा जाने वाला है। कि सिर्फ मेरे भरोसे या किसी टीचर के भरोसे मत बैठो। हम आपको स्ट्रेटेजी बता सकते हैं, पढ़ने का तरीका बता सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। जब तक आप खुद कॉपी पेन उठाकर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनने वाली, ठीक है। तो आज क्लास 1 है इसकी, पैराजम्बल की क्लास 1, ठीक है। ध्यान से देखना, कुछ बेसिक चीजें पहले मैं बताऊंगा। अच्छा, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पैराजम्बल कौन से कर रहे हैं, आज दिन 39 शिफ्ट्स ऑफ एसएससी सीजीएल 2023 के प्री में। एसएससी सीजीएल 2023 का जो प्री हुआ है अभी, तो उसके प्री में जो 39 शिफ्ट्स में जितने भी पैराजम्बल्स आए हैं, वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। चलो, सबसे पहले इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। क्या बातें हैं, देखो, हाउ विल यू सॉल्व पैराजम्बल्स क्विकली इन द एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से देखना। अगर आपने इन पॉइंट्स को समझ लिया, ये जो 6 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है, इनको मैं बोलता हूँ 6 गोल्डन रूल्स। क्या बोलता हूँ मैं, 6 गोल्डन रूल्स। ये 6 ऐसे गोल्डन रूल्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप पैराजम्बल को सॉल्व कर पाओगे, आपको बहुत मतलब हेल्प मिलेगी सॉल्व करने में, ठीक है। चलो आगे देखो, एक सेकेंड रुको यार, ये बार बार, चलो देखो। चलो भाई, 6 पॉइंट्स देखो ध्यान से। पॉइंट नंबर 1, ध्यान से समझना है सभी को, ठीक है। ट्राई टू फाइंड द फर्स्ट लाइन सेंटेंस बाय फाइंडिंग द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट। देखो क्या करना होता है, आपको पता है, इस तरीके से आपको तोड़ तोड़ के आपको जो है एक पैराग्राफ को दे दिया जाता है, PQRS, ऐसे 4 पार्ट्स के अंदर दे दिया जाएगा। एक सेंटेंस ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन सबको मिलाकर एक कंप्लीट पैराग्राफ बनता है बेसिकली, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, आपको इसको सीक्वेंस में लगाना होता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पॉइंट नंबर 1 ये है कि सबसे पहले आपको ढूंढ लेना है कि पहले पे जो आएगा, जो फर्स्ट लाइन या फर्स्ट सेंटेंस है, वो कौन सा है। भाई 4 लाइंस होती है ना आपके सामने, PQRS अगर है तो 4 लाइंस, या ABCD की फॉर्म में दिया है तो भी 4 होगा। तो इन चारों में से वो ढूंढो जो पहले आ सकता है, यानी कि जो शुरुआत जिससे हो सकती है। और शुरुआत किससे होती है भाई, देखो कोई भी आप सेंटेंस लिखते हो
तो उसका जो एक जनरल रूल होता है वो क्या होता है कि भाई एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। इस चीज को ध्यान से समझो। तो सबसे पहले आप उस लाइन को ढूंढो या उस सेंटेंस को ढूंढो जिसको पढ़कर आपको लग रहा है कि हाँ यार ये स्टार्टिंग में आ सकता है, यानी कि ये एक प्रॉपर सब्जेक्ट जो है ना बन रहा है, एक प्रॉपर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसको मैं स्टार्टिंग में रख सकता हूं। तो स्टार्टिंग वाला आप ढूंढ लो, ठीक है। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग वाला ढूंढ लेते हो तो कई बार ऑप्शंस ऐसे आते हैं, जो कि अभी आप आगे देखोगे, कई बार ऑप्शंस ऐसे आते हैं कि अगर आपने सिर्फ पहला वाला ढूंढ लिया तो आपको आगे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? जैसे कई बार एग्जाम में ऑप्शन ऐसे आते हैं, भाई पहला ऑप्शन आएगा PQRS, ऐसे लगाना है। दूसरा ऑप्शन आएगा QRPS, तीसरा ऑप्शन आएगा SPRQ, और चौथा ऑप्शन आ जाएगा आपका RQPS, ऐसे आ जाएगा। अब देखो इन सब में जो पहला पहला है ना वो अलग अलग है। इसमें पहला P है, इसमें पहला Q है, इसमें पहला S है, इसमें पहला R है। मान लो आपका जो पैराग्राफ है, आपके जो सेंटेंसेस है ऐसे PQR में दे रखा है, ठीक है, PQR और S, ध्यान से समझना। P की जो शुरुआत हो रही है वो रही है बट से, Q की जो शुरुआत हो रही है वो रही है एंड से, आर की शुरुआत होती है, मान के चलो आर की शुरुआत होती है देयरफॉर का मतलब इसीलिए, ठीक है। और एस की शुरुआत होती है राहुल से। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा रहा हूं आपको। तो आप अच्छे से जानते हो कि भाई सेंटेंस पी से शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि बट एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ने का काम करता है। तो डायरेक्ट बट से तो शुरू नहीं होगा, एंड से भी शुरू नहीं होगा, क्योंकि एंड भी एक कंजंक्शन है। अगर ये एंड है तो इससे पहले कुछ ना कुछ तो रहा होगा जिसको ये जोड़ रहा होगा। देयरफॉर का मतलब क्या होता है? इसीलिए। और ये क्या करता है? कंक्लूजन बताता है, किसी भी चीज का रिजल्ट बताता है, कंक्लूजन। तो इसीलिए तो तब बोलोगे जब उससे पहले भी कुछ बोल चुके होगे, ठीक है। और ये आपको दिख रहा राहुल, यानी कि आपको पता लग गया कि भाई सेंटेंस ना तो पी से शुरू हो सकता, ना क्यू से शुरू हो सकता, ना आर से शुरू होता, एक ही बच्चा एस। सेंटेंस जो है ना वो एस से शुरू होगा। अब आपने देखा कि इन सब में पहले नंबर पे एस कहां है, तो आपने देखा यहां है, बस आपका आंसर आ गया। ऐसे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। अभी आगे मैं आपको और बताऊंगा कि ऑप्शंस कितने कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहला वाला जो सेंटेंस या स्टेटमेंट है वो आपको ढूंढ लेना है कि हाँ ये वाला तो पहले नंबर पे ही आएगा, ठीक है। दूसरा काम आपको क्या करना है, ट्राई टू फाइंड द लास्ट लाइन या लास्ट सेंटेंस। अगर मान लो पहला वाला नहीं मिल पा रहा है तो आप हमेशा ढूंढा करो लास्ट वाला, कि भाई आप ये देखो कि लास्ट में क्या आ सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहला वाला ढूंढना फिर भी आसान है, क्योंकि वहां पर आपको प्रॉपर सब्जेक्ट देख लेना है कि हाँ ये सब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन लास्ट वाला थोड़ा सा देखना मुश्किल होता है। लेकिन इसमें आपको क्या करना होता है, आपको बेसिकली ढूंढना होता है कंक्लूजन, कि क्या इस, अगर मान लो एक स्टेटमेंट में या सेंटेंस में कंक्लूजन या रिजल्ट की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, कंक्लूजन या रिजल्ट की बात की जा रही है, तो इसका मतलब वो हाँ कहीं ना कहीं लास्ट हो सकता है। लेकिन मैं इसको ज्यादा भाव देता नहीं हूं, ठीक है। लिखने को लिखा है मैंने, लेकिन ज्यादा भाव में इसको देता नहीं हूं। फिर भी आप, ये आपको तभी करना है जब आपके पास कोई उपाय ना बचे, ध्यान रखना। ये वाला रास्ता आपको तभी अपनाना है जब आपके पास में बाकी 5 में से कोई भी उपाय ना बचे। सबसे पहले आप क्या करोगे, पहला वाला स्टेटमेंट ढूंढने की कोशिश करोगे, जो कि आप ढूंढ सकते हो, इजी है। अगला, अच्छा ये जो है ना थर्ड नंबर, इसको मैं मानता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरा नजरिया है ये, मैं एग्जाम में इसी तरीके से किया करता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी आगे मैं आपको देखना सॉल्व करके बताऊंगा। क्या लिखा है देखो, ट्राई टू मेक पेयर ऑफ सेंटेंसेस। आपको क्या करना होता है, दो सेंटेंसेस में ना पेयर बनाना होता है आपको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक छोटी सी बात करता हूं मैं, मान लो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहां पर लिख रहा हूं नीचे देखो, जैसे मान लो ऐसे दे रखा है PQRS, ठीक है। और ऑप्शन यहां पर आपको दे रखा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 ऐसे दे रखा है। ऑप्शन ए में दे रखा है आपको PQRS, इसमें दे रखा QRPS, PQSR, PRQS। अब देखो अगर ऑप्शन ऐसा है, देखो कई बार देखो सबसे पहले क्या करना होता है ना, आपको ऑप्शन को ही देखना होता है। असल में सबसे पहले आप ऑप्शन को ही देखोगे, क्योंकि ऑप्शन आपका काम आसान कर देते कई हद तक। अब जैसे मान लो ये वाला ऑप्शन आता जो ऊपर मैंने लिखा है, देखो ये वाला ऑप्शन आता, तो ऑप्शन को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि मुझे इसमें और कुछ नहीं ढूंढना, मुझे बस इसमें पहला वाला ढूंढ लेना, मेरा आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन सबका पहला देखो अलग है। तो जैसे ही मुझे पता लगा पहले पे कौन सा आएगा, वैसे मेरा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपकी जो नजर है वो ऑप्शन पे एक बार जानी चाहिए कि भाई ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में किस चीज की मांग कर रखी है, ठीक है। कैमरा सेट नहीं हुआ ठीक से फोन का ना, अब शायद ठीक है, चलो। हाँ, तो अगर मान लो ऑप्शन ऐसा वाला दे रखा है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, पहला वाला ढूंढने की कोशिश करोगे। अब मान लो ऐसा ऑप्शन दे रखा है आपको, आपकी नजर सबसे पहले ऑप्शन पे जाएगी, ध्यान रखना। अगर ऐसा ऑप्शन दे रखा है तो आपको पता है कि पहला वाला ढूंढ कर भी कोई फायदा नहीं है। मान लो मैंने ढूंढ लिया कि भाई पहले पे तो पी ही आएगा, लेकिन आपको पता है पी तो इसमें भी है, पहले पे पी इसमें भी है, पी इसमें भी है। मान लिया आपने इसको एलिमिनेट कर दिया कि भाई ये नहीं आ सकता, क्योंकि पहले पे तो पी आएगा, लेकिन पी वाले तो 3 ऑप्शन है ना, फिर आपको यहाँ पर फिर आप फंस जाओगे, ठीक है।
तो ऐसे में आप क्या करोगे, लास्ट वाला ढूंढ लोगे कि भाई लास्ट में तो ऐसे ही आएगा, मैंने ढूंढ लिया कि लास्ट में क्या आएगा, ऐसा आएगा। लेकिन देखो दोनों के लास्ट में एस है, दोनों के शुरू में पी है और दोनों के लास्ट में एस है। मान लो आपने इसको एलिमिनेट कर भी दिया, फिर भी आपके पास 2 बचे। तो इतनी मेहनत नहीं करनी है आपको कि पहले आपने पहला वाला ढूंढा, फिर आपने लास्ट वाला ढूंढा और फिर आप दोनों में कंपेयर करके देख रहे हो, इतने में तो आपका टाइम ही निकल जाएगा। तो ऐसा जब जब आपको लगे कि ऐसा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, कि भाई जिसमें पहले पहले दे रखे हैं, लास्ट लास्ट भी सेम सेम दे रखे हैं, तो इसमें सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप पेयर बनाओ। पेयर कैसे बनाना समझाता हूं। जैसे मान लो ये वाला सेंटेंस ऐसे देखा है, एंड ऐसे लिखा हुआ है, एंड देयर वॉज, या फिर ऐसे लिखते हैं, एंड ही ट्राइड टू, ठीक है, और आर में लिखा हुआ है मान लो, या फिर ऐसे लिखा हुआ है, एंड ही ट्राइड टू परसुएड हर, आगे जो भी लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर मान लो लिखा हुआ है, ही नेवर आस्क्ड हर। ऐसे मैं कुछ भी बना रहा हूं अभी आपको समझाने के लिए, ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ है, हेंस ही टोल्ड हर दैट, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करना, मैंने क्या बताया, जब ये वाला ऑप्शन, क्योंकि सबसे पहले आपकी नजर ऑप्शन पे ही जानी चाहिए। आपने देखा कि भाई यहां पर पहला वाला ढूंढ के कोई फायदा नहीं है, लास्ट वाला ढूंढ के कोई फायदा नहीं है, तो यहां पर ये कूद जाता है। ये जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। मैं अगर इतना एम्फेसाइज करके बोल रहा हूं तो सच में इंपॉर्टेंट है। कैसे? अब जैसे आपको पेयर बनाना है, आपको कोई भी 2 ऐसे स्टेटमेंट पकड़ लेने हैं जो आपको कंफर्म हो, गारंटीड आप कह सकते हो पक्का कि भाई इसके बाद तो यही आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो पी है ना, पी ये खत्म हो रहा है टू पे, किस पे खत्म हो रहा है, टू पे। और आप अच्छे से जानते हो जब एक वर्ब हो, जैसे ट्राइड एक वर्ब है, ठीक है, और वर्ब के बाद फिर टू हो, और इसके बाद जब एक दोबारा वर्ब हो, तो आपको पता है हमेशा टू के बाद क्या लगाते हैं, वी1। चाहे इससे पहले वर्ब हो या ना हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको पता है कि टू के साथ तो हमेशा क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। कुछ चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी ग्रामर नहीं पता, अगर आपको ये भी नहीं पता होगा, मान लो कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर आप करने बैठ जाओगे पैराजंबल, तो भैया बेकार है, तुम छोड़ दो, फिर कोई फायदा नहीं है तुम्हारे पढ़ने का। तुम्हें कम से कम जो बेसिक रूल्स हैं ग्रामर्स के वो तो तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कंजंक्शन क्या होता है, तुम्हें पता होना चाहिए इन्फिनिटिव क्या होता है, तुम्हें पता होना चाहिए टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। कम से कम ये चीजें तुमको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए ग्रामर के टॉपिक्स जाके पढ़ लेना, मेरे A to Z बैच में से प्लेलिस्ट में है, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मतलब मैंने एक अंदाजा लगाया कि पी के बाद में जो भी सेंटेंस होगा ना, पी के बाद जो भी सेंटेंस होगा वो भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा होगा। तो ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है ही ना, नेवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन जो परसुएड है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। परसुएड का मतलब मनाना, कुछ करने के लिए किसी को मनाना। तो मुझे ये कंफर्म हो गया, 100% कंफर्म हो गया कि चाहे कोई कहीं पर भी आए, लेकिन ये तो फिक्स है कि भाई पी के बाद हमेशा एस आएगा। जब मैं इसको सही करूंगा तो पी के बाद तो एस आएगा, ये फिक्स है। तो मैंने क्या कर लिया, पी और एस का पेयर बना लिया। क्या कर लिया मैंने, पेयर बना लिया। अब आप देखो, आपको कुछ नहीं देखना, पहला क्या था लास्ट क्या था, कुछ नहीं देखना। क्या इसमें पी के बाद एस है, नहीं है। क्या इसमें पी के बाद एस है, तो आप कहोगे सर है। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ऑप्शन, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको। अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है, क्या था ये, आर और एस, ठीक है ठीक है। क्या इसमें पी के बाद एस है, नहीं है। क्या इसमें पी के बाद एस है, नहीं है। क्या इसमें पी के बाद है एस है, नहीं है, नहीं है ना एस। देखो इकलौता यही ऑप्शन है जिसमें पी के बाद क्या है, एस है, दिख रहा है आपको। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो पेयर बनाने का ये फायदा होता है, आप जैसे पेयर बना लेते हो ना, कि आपको मतलब ये तो फिक्स है कि कोई चाहे कहीं पर भी आए, लेकिन ये जो 2 सेंटेंस है ना, इनमें से ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा, या फिर ये बाद में आएगा ये पहले आएगा। अगर ये आपने पेयर बना लिया जिसमें आप मतलब पूरी तरीके से डिटरमाइंड हो कि इसको तो कोई नहीं ला सकता, ये तो मैंने ऐसी चीज ढूंढ ली है, ये तो बिल्कुल मजबूत पकड़ मैंने बना ली है इसके ऊपर, तो बस उस पेयर को आप ढूंढो और उससे आपका आंसर निकल जाएगा। देखना इस पेयर की मदद से मैं आपको कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। ऐसे नहीं बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पेयर बनाना, ध्यान रखना, ठीक है। पेयर बनाने के लिए कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे मान लो किसी सेंटेंस की शुरुआत बट से हो रही है। अब आपको पता है बट जो है कंजंक्शन है, और ये कंजंक्शन ऐसा है जो क्या करता है, विरोधाभास को दिखाता है। यानी कि अगर मैं बट की मदद से 2 सेंटेंसेस को जोड़ रहा हूं, तो वो 2 सेंटेंसेस एक दूसरे के अपोजिट जाने चाहिए, क्योंकि बट का मतलब होता है लेकिन। तो लेकिन तभी बोलते हैं जब वो एक दूसरे के अपोजिट हो, कि वो गरीब है लेकिन फिर भी वो लोगों की मदद करता है। तो देखो ऑपोजिट है ना दोनों चीजें। तो बट की मदद से हमेशा 2 अलग अलग चीजों को जोड़ते हैं। एंड की मदद से हमेशा 2 एक जैसी चीजों को जोड़ते हैं। बेसिक कंजंक्शन के नियम से हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि एंड की मदद से हम क्या करते हैं, 2 सिमिलर चीजों को ऐड करते हैं, और बट की मदद से हम क्या करते हैं, 2 अलग अलग चीजों को ऐड करते हैं, ठीक है।
आगे देखो, लुक एट द ऑप्शंस केयरफुली, ये मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको यही करना है, ये फर्स्ट एक्शन है जो आप करोगे कि सबसे पहले आप ऑप्शन को देखोगे कि ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखा है। अगर ऑप्शन इस फॉर्म में हुआ तो आपको पता है आप पहला वाला ढूंढ लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ऑप्शन इस फॉर्म में हुआ तो आपको पता है कि पहला या लास्ट ढूंढने का कोई फायदा नहीं है भैया, क्या बनाओ, पेयर बनाओ। ठीक है, तो लुक एट द ऑप्शंस केयरफुली, ऑप्शंस को ध्यान से देखना। अभी आपको ज्यादा समझ में तब आएगा, अभी भी समझ में आ ही रहा होगा आई होप, लेकिन ज्यादा समझ में तब आएगा जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी एग्जाम में आए हुए लेटेस्ट क्वेश्चन 23 में देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सपोर्टिंग स्टेटमेंट, ये ध्यान रखना। अगर किसी सेंटेंस के अंदर दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सेम, सिमिलरली, ठीक है, अगर ये किसी सेंटेंस में या स्टेटमेंट में आपको दिखाई दे जाते हैं तो मेरे भाई ध्यान रखना, ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं ये, किसी भी स्टेटमेंट या सेंटेंस के अंदर अगर दिस, दैट, दीज, दोज आ जाए तो आप ध्यान रखना, हम उसे क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग स्टेटमेंट। और सपोर्टिंग स्टेटमेंट तभी यूज करते हो जब उससे पहले कोई दूसरा स्टेटमेंट आ चुका हो। भाई आप ऐसे समझो, अगर एक स्टेटमेंट को मैं सपोर्टिव स्टेटमेंट कह रहा हूं तो किसी ना किसी को तो वो सपोर्ट कर रहा होगा ना, तभी तो उसको सपोर्टिव स्टेटमेंट कह रहा हूं। तो जिसको वो सपोर्ट करेगा जाहिर सी बात है वो उसके पहले आएगा। तो मान लो सेंटेंस जो पी है, पी वाला जो लाइन है वो दिस से शुरू हो रहा है और एक ऑप्शन आपको दे रखा है पी क्यू आर एस, तो क्या किसी भी हाल में ये ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है? तो आप कहोगे सर नहीं हो सकता। पूछो क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से पी सबसे पहले आना चाहिए और पी में क्या दे रखा है, दिस दे रखा है। तो अगर यहां पर दिस दे रखा है मतलब ये सपोर्टिव स्टेटमेंट है, और अगर ये सपोर्टिव है तो इससे पहले कोई ना कोई स्टेटमेंट रहा होगा जरूर। तो अगर इससे पहले कोई ना कोई है तो पी पहले पे कैसे आ सकता है? तो ये डायरेक्ट आप एलिमिनेट कर दोगे। तो ये चीज ध्यान में रखना कि अगर दिस आ गया, दैट आ गया, दोज आ गया, दीज आ गया, सच आ गया, सेम आ गया, सिमिलरली, तो मतलब ये सपोर्टिव है, यानी कि इससे पहले कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट होगा जिसको ये सपोर्ट कर रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आगे देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एम्फेटिक सेंटेंसेस। अब मान लो किसी सेंटेंस के अंदर ये आ जाए, ऑल्सो, इवन, इनफैक्ट और रियली, टू, एटसेट्रा, अगर ये आ जाए, ये मेन चीजें आप ध्यान रखो, ये रियली लिखा हुआ है, फोटो से अगर छुप रहा है तो रियली, ठीक है, टू या एटसेट्रा। तो अगर किसी सेंटेंस में ये आ जाए तो इसका मतलब उसे हम क्या बोलेंगे, एम्फेटिक सेंटेंस, यानी कि ये क्या करता है, किसी दूसरे सेंटेंस को एम्फेसाइज करता है। तो इसका भी वही फंडा है कि भाई अगर ये एम्फेटिक सेंटेंसेस बनाते हैं सारे के सारे, तो मतलब जरूरी है कि इनसे पहले कोई ना कोई दूसरा स्टेटमेंट रहा हो जिनको ये एम्फेसाइज करेंगे। मतलब इनसे सेंटेंस की शुरुआत कभी नहीं हो सकती, इनसे पहले कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, पेयर बना सकते हो। मेरी बात को समझ रहे हो? अगर मान लो किसी सेंटेंस में आपको ऑल्सो, इवन, इनफैक्ट वगैरह दिख जाता है तो ये आपको पता लग गया कि ये एम्फेटिक है, तो बस आप इतना ढूंढ लो कि ये किसको एम्फेसाइज कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि ये जो ऑल्सो है ना, ये क्यू में आ रखा है, और आपको पता लग गया कि एस में आ रखा है एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा स्टेटमेंट आ रखा है जिसको ये सपोर्ट कर रहा है। तो आपको ये पता लग गया ना कि भाई एस के बाद क्यू आएगा, क्योंकि ये जो क्यू है ये क्या है, एम्फेटिक है, और ये किसको एम्फेसाइज कर रहा है, एस को। ये आपने ढूंढा अपनी मेहनत से, तो आपको ये पता है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन एस के बाद क्यू रहेगा, तो एक पेयर बना लिया आपने। ऐसे इसमें भी आप पेयर बना सकते हो। आपको पता लग गया किसी सेंटेंस में दिस आ रहा है, तो आपने ऐसा दूसरा सेंटेंस ढूंढ लिया जिसको ये दिस सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि सपोर्टिंग है ना ये। तो आपने देखा कि भाई जो दिस है ना, ये इस वाले सेंटेंस को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि दिस आ रहा है पी में और जिसको सपोर्ट कर रहा है वो आ रहा है आर में, यानी कि आर पहले आएगा। भाई जिसको सपोर्ट कर रहा है वो पहले आएगा और जो सपोर्टिव है वो बाद में आएगा, जो सपोर्टिंग है बेसिकली। तो आर और पी का आपने पेयर बना लिया। तो ऐसे आप पेयर बनाकर क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये बातें आप ध्यान में रखना, जो जो चीजें मैंने बताई है, कि ऑप्शंस को सबसे पहले देखना है कि ऑप्शन किस फॉर्म में आपको दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आप अगर ऑप्शन आपको लगे कि भाई सीधा सीधा ऐसा वाला ऐसा कुछ टाइप है, तो आप पहला वाला ढूंढ लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आपको लगे कि ऑप्शन उलझा हुआ है या कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें पेयर बना सकते हो। ठीक है, और तीसरा तरीका होता है एलिमिनेट करो, क्योंकि एलिमिनेट आराम से दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जो एलिमिनेट हो जाते हैं, जिसमें आपको श्योरिटी होती है कि नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता पहले नंबर पे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। देखो मेरे भाई क्या लिखा हुआ है देखो यहां पर सबसे पहले ऑप्शंस को देखो, ऑप्शन की शुरुआत बी से हो रही है और सी से हो रही है, यानी कि आपको पता है पहले नंबर पे ना तो ए आएगा और पहले पे ना तो डी आएगा, यानी कि इन्हीं दोनों में से कोई एक पहले नंबर पे आएगा। समझ में आया? तो मैं ए और डी को पढ़ू ही क्यों, जब मुझे पता लग गया कि ए और डी से सेंटेंस की शुरुआत हो ही नहीं सकती है, तो मैं ए और डी को क्यों पढ़ूंगा, मैं सीधा बी और सी को पढ़ूंगा। अब बी और सी में से निकालो कि कौन सा पहले आ सकता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि जो संविधान सभा थी, अडॉप्टेड, देखो ये सब्जेक्ट है और ये आपको क्या अडॉप्टेड क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये आवर नेशनल फ्लैग तिरंगा, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। यानी कि एग्जैक्ट आपको जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो मिल गया कि नहीं मिला, बताओ।
मिल गया आपको एक स्ट्रक्चर कि भाई सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट मैच कर रहा है। देखो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड आवर नेशनल फ्लैग तिरंगा विच मींस ट्री कलर, जिसका मतलब है तिरंगा, ट्री कलर वही, ऑन 22 जुलाई 1947, यानी कि हाँ बी से शुरुआत हो सकती है सेंटेंस की। अब जरा सी पढ़ लो। एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के प्रतीक के तौर पर, एंड फ्रीडम, आजादी के प्रतीक के तौर पर, इट इज फैशनड। अगर आप सोचो कि आप सी से शुरू कर दोगे तो कितना बड़ा कंफ्यूजन आप पैदा कर रहे हो। आप सीधा लिख रहे हो इट इज फैशनड, मतलब इसको बनाया गया है। किसको बनाया गया है? आप सीधा एक प्रोनाउन यूज कर रहे हो ना मेरे भाई, इट इज फैशनड, इसको बनाया गया है फ्रॉम खादी, इसको खादी से बनाया गया है। तो आप अच्छे से जानते हो किसको खादी से बनाया गया है, तिरंगे को खादी से बनाया गया है। तो मतलब पहले आप तिरंगे का जिक्र करोगे तभी तो उसके लिए आप इट लगाओगे। पहले आप एक नाउन का जिक्र करोगे तभी तो आप इट लगाओगे। डायरेक्ट आप बोल रहे हो इट इज फैशन, इसको बनाया गया है, तो सवाल आएगा मन में किसको बनाया गया है। यानी कि सी से शुरुआत करना क्या है, बेवकूफी है। तो देखो दो ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, हो गया एलिमिनेट। अब आपको पता है कि आपके पास दो ऑप्शन बचे, एक बचा आपके पास बी डी सी ए और एक आपके पास बचा बी सी डी ए। अब मैंने ऐसे में क्या बताया, देखो देखो दोनों में पहला पहला सेम है और दोनों में आखिरी आखिरी क्या है, सेम है। तो मैंने ऐसे में क्या बताया आपको, क्या बनाना है, पेयर बनाना है मेरे भाई। पेयर बनाओ जरा, देखो ढंग से देखो पेयर कैसे बनाओगे। अब आप ए और सी को ए और डी को पढ़ो, बी और सी को तो आपने पढ़ ही लिया, अब आप ए और डी को पढ़ो। देखो क्या लिखा है, द टॉप बैंड इज मेड ऑफ सैफरॉन। जो टॉप बैंड है, द टॉप बैंड, जो सबसे टॉप का बैंड है, इज मेड ऑफ सैफरॉन, वो सैफरॉन से बना है। सैफरॉन क्या होता है, केसरिया रंग। यानी कि आपको पता है तिरंगे के इस टॉप बैंड का मतलब, इसकी बात हो रही है, सबसे जो टॉप वाला ये है ना, सबसे टॉप वाला जो स्ट्राइप है, आपको पता है तिरंगे के अंदर तीन स्ट्राइप्स हैं, एक स्ट्राइप ये, एक स्ट्राइप ये और एक स्ट्राइप ये। तीनों स्ट्राइप की चौड़ाई क्या है, बराबर है। तो इसको बैंड भी कह सकते हैं, बैंड का शेप है तो उसको बैंड भी कह सकते हैं। तो क्या लिखा है, द टॉप बैंड इज मेड ऑफ सैफरॉन, की जो टॉप बैंड है वो सैफरॉन का बना है, विच सिंबलाइजेस पावर एंड करेज, जिसका मतलब है पावर एंड करेज। अब डी को पढ़ो, इट फीचर्स 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स। देखो इट फीचर्स, देखो यहां पर इट दिख गया मुझे, एक प्रोनाउन दिख गया। तो अगर मैं लिख रहा हूं इट फीचर्स कि इसमें है, ये फीचर, इसमें फीचर है या इसमें दिखाया जाता है या इसमें शामिल है, तो किसमें शामिल है? आप सीधा बोल रहे हो इट फीचर्स इसमें शामिल है या ये प्रस्तुत करता है, तो कौन प्रस्तुत करता है? इट फीचर्स 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स, इसमें 3 जो है हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स है। तो आपको पता है बात हमारे तिरंगे की ही हो रही है। बात हमारे किसकी हो रही है, तिरंगे की हो रही है। दैट आर ऑल द सेम विड्थ, जो सारे के सारे सेम विड्थ के हैं, ठीक है। यानी कि ये जो स्ट्राइप्स है ये असल में क्या है, इसी को तो बैंड बोला गया है, इसी को बैंड बोला गया, ठीक है। और ऊपर देखो जरा ए को, द टॉप बैंड, पहले तीनों बैंड की बात की गई कि भाई 3 बैंड है और तीनों बैंड की चौड़ाई क्या है, सेम है। और उसके बाद अब इसको पढ़ो कि जो सबसे टॉप बैंड है उसको सैफरन से, सैफरन कलर का है वो। यानी कि पहले डी बोलोगे तभी तो ए बोलोगे। डी में आपने बताया कि भाई 3 बैंड्स हैं, 3 स्ट्राइप्स हैं, और ए में आप बता रहे हो जो सबसे ऊपर वाला बैंड है। भाई आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, आप पहले ये बोलोगे कि सबसे ऊपर वाला बैंड जो है ना सैफरन कलर का है और 3 बैंड है, नहीं, आप क्या बोलोगे, भाई इसके अंदर 3 बैंड्स हैं और सबसे ऊपर वाला जो बैंड है वो सैफरॉन कलर का है। तो आपको पता लग गया, आपने पेयर बनाया कि भाई डी के बाद ई आएगा चिपका हुआ, बिल्कुल ये तो फिक्स है कि डी के तुरंत बाद ए आएगा। तो अब आप ढूंढो डी के बाद ए किसमें दिख रहा है, इन दोनों में से, इन दोनों में से डी के बाद ए किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, खत्म। देखो करना आसान है, बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, अपना दिमाग यूज करना है। आपको ऐसा नहीं कि बिना पढ़े हो जाएगा, कोई जादू नहीं चल रहा है यहाँ पर कि मैंने ऐसे छड़ी घुमाई, ऐसे छू मंतर किया और तुम्हारे दिमाग में सब कुछ जादू की तरह घुस गया, नहीं। आपको चीजों को समझना पड़ेगा, आपको शब्दों को पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप यहाँ पर लिखे शब्दों को नहीं पढ़ोगे, यार सैफरॉन लिखा है, बैंड लिखा है, स्ट्राइप लिखा है, स्ट्राइप को ही बैंड, इतना तो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप एक मेंस का एग्जाम लिखने जा रहे हो, आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो, इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो, कंधे पे 3 सितारे लगाओगे और तुमको यार सैफरॉन नहीं पता, बताओ कि सैफरॉन का मतलब केसरिया है, तुमको स्ट्राइप नहीं पता, तुमको ये नहीं पता बैंड क्या है, तो फिर क्या फायदा फिर एग्जाम देने का, है ना। पता होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें ऑप्शंस देखो, देखो ए, बी और सी, यानी कि डी से तो शुरू नहीं हो सकता, तो डी को पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। अब ए को पढ़ लो एक बार, क्या ए से शुरू हो सकता है, पढ़ो। ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट, उसने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, किसने किया? डायरेक्ट प्रोनाउन से आप शुरू कर रहे हो, आप सीधा ही क्यों बोलते हैं, किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलते हैं ना, कोई आदमी होगा जाहिर सी बात है जिसको इंट्रोड्यूस करने के लिए ही बोल रहा हूं मैं, कि ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट, हु, किसने रिपीट किया? तो आपके दिमाग में प्रश्न चिन्ह आ गया कि भाई ये ही कौन है, यानी कि ए से शुरू नहीं कर सकते आप, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब बी वाला देखो, ड्यूरिंग द स्प्रिंग ऑफ 1717, कि 1717 के स्प्रिंग के दौरान, द आयरन फाउंड्रीज इन अ रिमोट डिस्ट्रिक्ट वर ऑफ्टन विजिटेड बाय अ थिन मिडल एजेड मैन। अ थिन मिडल एजेड मैन, देखो एक नाउन है यहाँ पर, यानी कि ये सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि देखो एक आपको क्या दे रहा है, एक इंट्रोडक्शन दे रहा है कि 1717 में स्प्रिंग के मौसम की बात है, आयरन फाउंड्रीज में
आयरन फाउंड्रीज में जो रिमोट डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो सबसे पिछड़े जिले थे, वहां पर एक पतला सा मिडिल एज का जो मैन था ना, वो अक्सर आता था विद अ नोटबुक, एक नोटबुक लेकर आता था, यानी कि हाँ, बी से शुरुआत हो सकती है। अब सी वाला भी देख लो कि क्या सी से शुरू हो सकता है। अगर डायरेक्ट सी से शुरू करोगे तो 3 कॉल्ड्रॉन्स, कॉल्ड्रॉन्स का मतलब कढ़ाई जैसे जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, वर नेक्स्ट प्रिपेयर्ड अंडर हिज डायरेक्शन। हिज डायरेक्शन, हिज कौन है? आप सीधा अगर सी से शुरू कर रहे हो तो आप बोल रहे हो हिज डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन में। उसके मतलब किसके? जब तक आप एक व्यक्ति को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे तब तक आप हिज कैसे लगा सकते हो? यानी कि सी से शुरू नहीं हो सकता। यानी कि आपके पास 2 ऑप्शन बच गए, बी डी ए सी। अब आपको पता है क्या करना है, अब आपको पेयर बनाना है। क्या बनाना? पेयर। तो पेयर बनाओ। अब मेरे को पेयर बनाने के लिए मैंने देखो इसको पढ़ लिया है, इसको पढ़ लिया है। अब मैं ए और डी को पढ़ता हूं। ए में क्या लिखा है? ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट, उसने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। देखो द एक्सपेरिमेंट, किसी भी नाउन के साथ में अगर द लगता है, देखो द कब लगता है? या तो वो नाउन अपने आप में यूनिक हो, खास हो, पूरे ब्रह्मांड में एक हो, पूरे विश्व में एक हो, तो द लगता है। लेकिन कोई ऐसी चीज जो खास ना हो, उसके साथ अगर द लग रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उस नाउन को पहले ना पहले मैं कभी जिक्र कर चुका हूं। क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको याद होगा आर्टिकल में, कि जब कोई नाउन हो, उस नाउन को जब आप एक सेंटेंस में या पैराग्राफ में पहली बार यूज करते हो, समझना ध्यान से, जब आप एक नाउन को किसी सेंटेंस या पैराग्राफ में पहली बार यूज करते हो, तो जो मतलब ग्रामर के रूल के हिसाब से अगर उसमें ए आएगा तो ए लगा दो, एन आएगा तो एन लगा दो, और द आएगा तो द लगा दो। लेकिन अगर वही नाउन सेंटेंस में दूसरी बार आ जाए, या तीसरी बार आ जाए, या चौथी बार आ जाए, या जितनी बार भी वो रिपीट होगा ना, सबके साथ द लगेगा। जैसे मान लो पहली बार आया सेंटेंस में मैन, क्या आया? मैन। तो मैन तो कोई खास नहीं है ना, दुनिया में लाखों करोड़ों मैन है, तो मैं क्या लगाऊंगा? अ मैन। अ मैन केम टू मी, एक आदमी मेरे पास आया, एंड आई फाउंड द मैन स्ट्रेंज। अब मैंने द क्यों लगाया मैन के साथ? क्योंकि आप देखो वही मैन दोबारा आ गया सेंटेंस में। तो पहली बार जब आप यूज कर रहे हो नाउन को, तो रूल के हिसाब से ए एन द कुछ भी आ सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या आ रहा है। लेकिन अगर वो दूसरी तीसरी चौथी बार जितनी बार भी वो रिपीट होगा, आप सब में द लगता जाएगा। अब आप मुझे बताओ, ये जो एक्सपेरिमेंट है, एक नाउन है, अब ये कोई खास तो है नहीं, एक्सपेरिमेंट कोई यूनिक चीज तो है नहीं, लेकिन फिर भी द लगा है, तो इसका मतलब आप क्या समझे कि ये पहली बार नहीं आ रहा है, ये दूसरी बार रिपीट हो रहा है। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट की बात कहीं ना कहीं पहले पर हो रखी होगी, तभी इसके साथ द आ रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, कि एक्सपेरिमेंट कोई यूनिक चीज नहीं है, लेकिन फिर भी इसके साथ द लग रहा है, यानी कि एक मामूली सी चीज के साथ द लग रहा है। इसका यही मतलब हो सकता है कि ये मामूली चीज पहले कभी ना कभी जिक्र की गई होगी। तो देखो कहां पर जिक्र किया गया, डी वाले को पढ़ो। ही वुड वे, वे का मतलब वजन करना, आउट 2 पाउंड्स ऑफ आयरन, वो 2 पाउंड्स आयरन लेकर क्या करता था? वजन। हैव दम हीटेड, उनको गर्म करता था, टिल देवर रेड, रेड हॉट, जब तक वो पूरे गर्म लाल ना हो जाए। एंड देन, और उसके बाद वे दम अगेन, उसके बाद वो दोबारा उनको वजन करता था। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि ये एक एक्सपेरिमेंट ही तो है, कि पहले वो 2 पाउंड आयरन लेता था, उनको गर्म करता, पहले पहले मतलब वजन करके 2 पाउंड लेता था, उनको गर्म करता था लाल होने तक, फिर उसके बाद उसके बाद क्या करता था? वो दोबारा से क्या करता था? उनको वजन करता था। तो एक एक्सपेरिमेंट ही तो है, और इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने की बात तो यहां बोली गई है, तभी तो एक्सपेरिमेंट के साथ द लगाया है। देखो ना, ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट, वो उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करता था। किस एक्सपेरिमेंट को? तो इसी एक्सपेरिमेंट को। यानी कि आपने पेयर बनाया कि भाई डी के बाद कुछ भी हो जाए ए ही आएगा, चाहे दुनिया यहां की वहां हो जाए, लेकिन डी के बाद ए आएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे थे, दोनों में से जरा बताओ डी के बाद ए किस में है? तो आप कहोगे सर इसमें है, इसमें उल्टा है, इसमें सीधा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। बताओ आसान के मुश्किल। तो देखो ये चीजें कैसे आती हैं, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करते हो। डेली आपको 10 पैरा जंबल सॉल्व करने, आप कसम खाओ, अगर आपको मेंस में सिलेक्शन लेना, अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है, अगर आपको एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या एएसओ, जो भी आपकी ड्रीम पोस्ट है, अगर आपको बनना है, तो आप कसम खाओ कि डेली आप 10 पैरा जंबल सॉल्व करोगे। डेली आप जो भी मैंने बताया क्लोज टेस्ट वगैरह, डेली आप सॉल्व करोगे 5-5, 10-10 करके, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसे नहीं आएगा। अभी आपको देख के लग रहा होगा यार ये तो आसान है सर, ये तो बहुत आसान लग रहा है आप बता रहे हो तो, लेकिन जब आप करने बैठोगे तो थोड़ा सा आपको शुरुआत में दिक्कत आएगी, लेकिन जब आप मेरे कॉन्सेप्ट्स को याद करोगे फिर करोगे, तो आपको इजी लगने लग जाएगा, ठीक है ना? और पहले स्क्रीन को पॉज करके खुद ट्राई करो सारे के सारे, ऐसे नहीं कि हाँ सारे के सारे मैं ही करा रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, बताओ भाई। इसमें दे रखा है देखो डी, डी, सी, ए, यानी कि बी कहीं पर भी नहीं है, यानी कि बी को पहले पढ़ना कोई फायदा नहीं है। ए को पढ़ के देखो क्या ए से शुरू हो सकता है? अकॉर्डिंग टू होमर, होमर के अनुसार एचलिस वॉज ब्रॉट अप बाय हिज मदर, ठीक है, कि एचली को उसकी मम्मी ने पाला था, एट फितिहा विद हिज इनसेपरेबल कंपेनियन पेट्रोक्लस, कोई व्यक्ति है ये ठीक है, तो चलो ठीक है, हो सकता है एक इंट्रो है कि अकॉर्डिंग टू होमर, होमर के अनुसार एचले वॉज ब्रॉट अप बाय हिज मदर
एचली को उसकी मम्मी के द्वारा पाला गया था एट फिथिया विद हिज इनसेपरेबल कंपेनियन पेट्रोक्लस। इनसेपरेबल मतलब जो अलग नहीं हो सकते, ठीक है, हो सकता है, एक हम लिबर्टी लेके चलते हैं। सी को पढ़ो, लेटर और बाद में नॉन होमरिक टेल्स, और बाद में, तो बाद में तो तब बोलोगे जब इससे पहले कुछ बोलोगे। भाई लेटर कब बोलते हैं? लेटर हम तभी तो बोलते हैं जब इससे पहले कुछ ना कुछ बोल चुके होते हैं। मैं सीधा बोलूंगा लेटर ही कॉल्ड मी दिस या दैट, जो भी है, तो भैया ये तो गलत है। पहले कुछ ना कुछ बोलो तभी तो बोलोगे लेटर, बाद में ऐसा हुआ तो पहले बताओगे कि पहले क्या हुआ, तो सी से शुरू नहीं हो सकता, ठीक है। अब डी को पढ़ो, एचिलिस इन ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार इज द सन ऑफ द मॉर्टल पीलस, कि जो एचिलीज है ना वो मॉर्टल पीलस का सन है। अब देखो ये बिल्कुल परफेक्ट इंट्रो दिख रहा है मुझे एचली के बारे में। देखो इस वाले में एचली के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि एचली को उसकी माँ ने पाला, लेकिन इस वाले में एचली का इंट्रो है। तो आप मुझे बताओ पहले इंट्रो होगा पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा? आप पिक्चर देखते हो तो पिक्चर में क्या होता है, पहले हीरो का इंट्रो दिया जाता है कि हीरो मतलब कैसे हीरो बना, उसके बाद उसके आगे की कहानी दिखाई जाती है। समझ में आ रहा है? तो ऊपर वाले सेंटेंस में बताया कि एचली की मम्मी ने उसको पाला, और नीचे वाले में यह बताया जा रहा है कि ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से एचली जो था वो मॉर्टल पीलस का बेटा था, किंग ऑफ द मिर्मिडन्स, मिर्मिडन्स को जगह जहां का राजा था वो, एंड द निरिड थेटिस, पता नहीं कैसे कैसे नाम दे रखे हैं, ठीक है। यानी कि डी से जो है ना एक परफेक्ट इंट्रो की शुरुआत दे रखी है, यानी कि ये वाला भी कट जाएगा, ए से शुरू नहीं हो सकता। अब देखो दो ऑप्शन आपके पास बचे, डी ए बी सी और डी बी ए सी। देखो दोनों का पहला पहला सेम है, दोनों का आखिरी आखिरी सेम है, यानी कि आपको जो खेला है ना वो ए और बी के बीच में, इससे अच्छा आप क्या कर लो, पेयर बना लो मेरे भाई। देखो इसमें एचली के बारे में इंट्रो दिया गया है, मेरी बात को समझो ध्यान से, ठीक है। और अब इस वाले को पढ़ो जो छूट गया है, एचली वॉज द ब्रेवेस्ट, हैंडसमेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ द आर्मी एग्नोमिनन इन द ट्रोजन वॉर। और देखो इसमें एचली के बारे में इंट्रो है, और इसमें क्या कर रखा है, एचली के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन उसकी खासियत के बारे में बता रखा है। तो हाँ, डी के बाद बी मैच कर रहा है कि डी के बाद बी आ सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जरा देखो, आप देखो ये जो लेटर लिखा है, लेटर वाला तो आप अच्छे से जानते हो कि बाद में ही आएगा, तो इसलिए देखो दोनों में सी लास्ट में दे रखा है, यहाँ पर भी सी लास्ट में, यहाँ पर भी सी लास्ट में। अब आपको पता है डी बी और लास्ट में सी का पेयर बन रहा है, तो डी बी और लास्ट में सी का पेयर इसमें आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, समझ में आया? पहले देखो एचली का इंट्रो दे रखा है डी वाले पार्ट में, उसके बाद बी में उसके बारे में आपको एक्स्ट्रा बता रखा है कि एचली की खासियत क्या क्या है, उसके बारे में कुछ एडजेक्टिव्स यूज कर रखे हैं यहाँ पर कि वो क्या है, ब्रेव है, हैंडसम है और ग्रेटेस्ट वॉरियर है, बता रखा है आपको। और ऊपर वाले में उसी के बारे में एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो सबसे पहले डी, फिर बी, उसके बाद ए, और लास्ट में क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। वैसे भी देखो सी और ए का पेयर बना सकते हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू होमर एचली वाज ब्रॉट अप बाय हिज मदर एट फिथिया विद हिज इनसेपरेबल कंपेनियन पेट्रोक्लस। उसके बाद देखो सी, लेटर और बाद में नॉन होमरिक टेल्स सजेस्ट, जो नॉन होमरिक टेल्स है वो हमें भी बताते हैं दैट पेट्रोक्लस, देखो इसके अंदर उसी पेट्रोक्लस की बात की जा रही है जिस पेट्रोक्लस की बात यहां पर की गई है। और आपको पता है लेटर वाला तो बाद में ही आएगा, देखो इसके अंदर भी पेट्रोक्लस और इसके अंदर भी पेट्रोक्लस। अगर मैं आपसे पूछूं दोनों में से कौन पहले कौन बाद में, तो आप कहोगे सर जिसमें लेटर है वो बाद में आएगा, यानी कि सी बाद में आएगा और ए पहले आएगा। तो ये आपने पेयर बना लिया कि कुछ भी हो जाए ए और सी साथ में होने चाहिए, तो ए और सी साथ में, देखो इसी में तो है, ये दोनों तो कट ही गए थे ना, ए और सी साथ में इसमें है, तो आंसर आ गया, खत्म। तो पेयर बनाने का तरीका इसलिए मेरे को बेस्ट लगता है, क्योंकि पेयर बनने के बाद ना कुछ शेष बच नहीं जाता, बहुत कुछ सॉल्व हो जाता है, ठीक है। पढ़ो भाई इसको, देखो ऑप्शन देखो, सबसे पहले ए बी सी डी, देखो भैया ए बी सी डी चारों अलग अलग है, यानी कि यहां पर आपका काम आसान हो जाएगा अगर आपने सिर्फ पहला वाला ढूंढ लिया। चलो पढ़ते हैं एक एक करके। देखो वेल यू कांट मेक मी, वेल यू कांट मेक मी शी सेड, उसने कहा मेरी तरफ देखते हुए, मेरी तरफ लुकिंग बैक एट मी, मेरी तरफ वापस देखते हुए। वेल यू कांट मेक मी, तुम मुझे नहीं बना सकती, क्या नहीं बना सकती, कुछ अंडरस्टूड हो रहा है कि अगर मैं इसको पहले लिख दूं वेल यू कांट मेक मी, कौन किससे क्या कह रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है? सीधा लिखा है वेल यू कांट मेक मी, तुम मुझे नहीं बना सकती, शी सेड, उसने कहा लुकिंग बैक एट मी, मेरी तरफ वापस देखते हुए। तो आपको पता लग रहा है कि ये शुरू नहीं है, ये किसी न किसी बात के बाद बोली गई बात है कि उसने मेरी तरफ वापस देखा, मैंने बोला तुम मुझे नहीं बना सकती, मतलब उसने इसको कुछ बनाने के लिए कहा होगा, उसने कहा होगा कि तुझे ये बना दूंगी वो बना दूंगी, तो इसने कहा होगा कि नहीं तुम नहीं बना सकती, यानी कि ए से शुरुआत नहीं हो सकती है, खल्लास हो गया। अब डी वाला, तो डी पढ़ो, वेल आई वॉन्ट यू टू ग्रिन एंड सीम प्लीज्ड, आई एडेड, आई एडेड, भाई ऐड कोई तब करता है जब उससे पहले को कुछ बोल चुका होता है, बहुत आसान है। आई एडेड, अगर कभी भी आप देखो ना कि आई एडेड, मैंने ऐड किया, तो ऐड करने का मतलब इससे पहले कुछ ना कुछ बोला गया होगा और उसी बात में मैंने अपनी बात रखी, तो इसलिए मैंने बोला आई एडेड। तो आई एडेड से शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ऐड किया है, ऐड करने का मतलब मैंने किसी बात में अपनी बात ऐड की है, मतलब मेरे से पहले कुछ ना कुछ तो बात होगी,
समझ रहे हो, बेसिक चीज है ये, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये, यानी कि डी से शुरू नहीं हो सकता। अब सी वाला देखो, शी केम इन, वो मेरे पास आई, एंड वी सेड हेलो, और हमने उनको हेलो कहा, देन शी जस्ट लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा, एंड सेड, और कहा, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। मैक्शनी रिमेंबर्ड, मैक्शनी को याद आया, उसने पूछा कि व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। मान के चलते हैं सी से शुरू हो रहा है, बी वाले को पढ़ते हैं। शी वेंट ऑन, वो बोलती रही, वेंट ऑन का मतलब बोलते ना गो ऑन, बोलता रहे भाई तू, गो ऑन, तो वेंट ऑन का मतलब बोलती रही। शी वेंट ऑन, वेल यू माइट ट्राई, तुम ट्राई कर सकती हो। आई रिस्पॉन्डेड, देखो मैंने रिस्पॉन्ड किया, तो रिस्पॉन्ड भी तो मैं तभी करूंगा ना जब इससे पहले कुछ ना कुछ बोला जा चुका होगा, यानी कि बी से आप शुरू नहीं कर सकते हो, खत्म हो गया, आपका आंसर आ गया, खत्म। मेरी बात को समझे, देखो इसमें रिस्पॉन्ड था, तो रिस्पॉन्ड हम तभी करते हैं जब मेरे को कुछ कोई बोले, तभी तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। मैं सीधा तो रिस्पॉन्ड कभी नहीं बोलूंगा ना कि आई, जैसे अगर मैं सीधा किसी से बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग टू हिम, अगर मैं उसकी बात का जवाब दे रहा हूं तो आई रिस्पॉन्डेड, तो रिस्पॉन्ड तो तभी करूंगा ना जब वो मुझे कुछ बोलेगा, तो बी से शुरू नहीं हो सकता, ठीक है, बी से शुरू नहीं हो सकता। इसमें क्या था, वेल यू कांट मेक मी, तुम मुझे नहीं बना सकती, शी सेड, उसने कहा, लुकिंग बैक एट मी, मेरी तरफ वापस देखते हुए। तो इसमें भी आपको पता है तुम मुझे नहीं बना सकती, मीनिंग क्लियर नहीं है, इससे पहले किसी ने कुछ बोला होगा बनाने के बारे में, तो ए से शुरू नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसको पढ़ोगे आप, वेल आई वांट टू ग्रिन एंड सीम प्लीज, आई एडेड, एडेड वाला भी नहीं हो सकता, आपको पता है, क्योंकि ऐड तभी करेंगे जब पहले कुछ बोला गया हो, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। कुछ और तरीका अपना ले क्या, पेयर बनाते हैं क्या, मेरे को एक पेयर दिख रहा है, देखो यहां पर पूछा गया है व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए, वेल आई वांट, देखो इसी का जवाब तो ये है भाई, सी का जवाब डी है ना, बताओ है कि नहीं है। सी में पूछा गया व्हाट डू यू वांट, और डी में जवाब दिया जा रहा है आई वांट यू टू ग्रिन एंड सीम प्लीज, सिंपल। सी में जो क्वेश्चन पूछा गया उसी का जवाब डी में दिया जा रहा है, यानी कि आपने पेयर बना लिया, आपने पेयर बनाया, आपको पता है कि सी के बाद तो डी आएगा, तो देखो सी के बाद डी इसमें है नहीं है, सी के बाद डी इसमें है नहीं है, इसमें है, इसमें भी है, ठीक है। अब देखो दो में अगर पेयर आ जाए तो वहां पर बहुत आसान होता है, पहले वाले को देखना, तो आप अच्छे से जानते हो कि बी जो है पहले पे नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि बी में क्या रहा है, रिस्पॉन्ड आ रहा है, तो ये वैसे भी कट जाता, तो पेयर बना के भी देखते हो तो यही आंसर आता है। तो कान चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, बात एक ही है, पकड़ तो कान ही रहे हो ना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर आपको सच में लगे कि क्लास अच्छी लग रही है, क्लास समझ में आ रहा है, तो प्यारा सा कमेंट कर देना कि सर बहुत अच्छी क्लास थी, मज़ा आ गया पढ़ के, प्यारा सा कुछ कमेंट करना है ऐसा, ताकि मुझे पढ़ के मोटिवेशन मिले, क्योंकि मैंने बताया था ना मेरा कभी कभी ऐसा मन करता है कि यार आराम करो, छोड़ दो, कभी कभी ऐसा, लेकिन आप लोगों की जब मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ तो मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है पूरी। तो कमेंट करना, और जिनका भी मेंस का या सीजीएल का या सीएचएसएल का एग्जाम है उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना, और लिखना कि भाई देख, ये देख, और पैरा जंबल कभी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा कि तू पैरा जंबल में फंस जाए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बोलना कि इनकी क्लास देखो मजा आ जाएगा। मैंने अपनी तारीफ नहीं करी है भाई, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम शेयर कर सकते हो, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो, देखो मैं सीधा कहता हूँ, नहीं अच्छा लगे मत करना, अच्छा लगे तो कर देना, ठीक है, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। आगे बढ़ो। खुद सॉल्व करना है पहले। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन देखो, ई बी डी ए, कहीं पर भी सी नहीं है, तो सी वाले को पहले नहीं पढ़ूंगा मैं। अब देखो ई को पहले पढ़ता हूं, द मेटावर्स, देखो मेटावर्स एक नाउन है, ठीक है, द मेटावर्स इज एन इंट्रिगिंग टेक्नोलॉजी, मेटावर्स के साथ अगर द लगा है, तो मैंने क्या बताया था, जब भी कोई ऐसा नाउन हो जो अपने आप में यूनिक ना हो लेकिन फिर भी द लगा हो, इसका मतलब उसके बारे में पहले कहीं ना कहीं पर आया होगा, ठीक है। इसमें मुझे दिख रहा है मेटावर्स, ठीक है, कि दिस टाइप ऑफ इंटरनेट इज नोन एज मेटावर्स, कि इस तरह के इंटरनेट को मेटावर्स कहते हैं। देखो यहाँ पर मेटावर्स के साथ में अ लगा है, मैंने आपको बताया था ना जब पहली बार कोई नाउन आता है तो ए एन द कुछ भी आ सकता है, और क्योंकि मेटावर्स खास नहीं है कुछ भी, इसलिए अ आ गया, लेकिन जैसे मैंने मेटावर्स को रिपीट किया, अब देखो इसने अपना रूप बदल के वहां पर ए आ रहा था और यहाँ पर द आ रहा है, इसका मतलब पहले सी रहा होगा और सी के तुरंत बाद ई रहा होगा, तो मैंने पेयर बना लिया सी के बाद ई। इसमें सी के बाद ई है नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें है नहीं है, दो ऑप्शन तो कट ही गए ना, आपके पास दो बचे, ठीक है। अब बनाओ जरा। पढ़ो जरा, देखो अब सबसे पहले आप पढ़ोगे बी को कि क्या बी शुरू में आ सकता है, बी को पढ़ो, उसके बाद आप पढ़ो डी को कि क्या डी शुरू में आ सकता है, बी और डी में से कौन सा शुरू में आएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, चलो देखो बी पढ़ो, इनिशियली, शुरुआत में, द एंटायर वर्ल्ड ट्रांजिशन टू डिजिटलाइजेशन, की शुरुआत में जो पूरा वर्ल्ड था ट्रांजिशन टू डिजिटलाइजेशन, ठीक है। और डी पढ़ो आप, दिस एग्जिस्टिंग काइंड, देखो दिस से शुरू हो रहा है, आपको याद होगा मैंने यहां पर बताया था कि जब दिस दैट दिस दोज आता है, देखो ये रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सपोर्टिंग स्टेटमेंट, यानी कि कभी भी इनसे शुरुआत नहीं हो सकती है, बताया था ना मैंने आपको। तो अगर इसके अंदर दिस आ रहा है मेरे भाई, तो क्या कभी भी डी से शुरू होगा, तो आपको सर नहीं हो सकता,
आंसर आ गया बी, खत्म। मेरे को मीनिंग निकालने की क्या जरूरत है, मेरे को सॉल्व करना है ना क्वेश्चन को। मैंने आपको बताया भाई दिस आ रहा, तो दिस का मतलब क्या है, सपोर्टिंग स्टेटमेंट है। सपोर्टिंग स्टेटमेंट का मतलब शुरू में नहीं आ सकता, उससे पहले कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसको वो सपोर्ट कर रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यानी कि मैंने दो ऑप्शन तो पहले ही काट दिए थे, ए और डी। मेरे पास बचे थे 2 और 3, तो 2 में 3 में से 3 कट गया, क्योंकि तीसरा कह रहा था डी से शुरू करो, जबकि डी में दिस आ रहा है। दिस एग्जिस्टिंग काइंड ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ये जो मौजूदा इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, तो ये मौजूदा इंटरनेट टेक्नोलॉजी कौन सी? अगर दिस आ रहा है तो मतलब ये क्या है, सपोर्टिंग है। तो जिसको सपोर्ट कर रहा होगा वो इससे पहले होगा, ठीक है। और असल में किसको सपोर्ट कर रहा है ये? इज एन इंट्रीगिंग टेक्नोलॉजी दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द न्यू वर्जन ऑफ इंटरनेट। इसी को तो सपोर्ट कर रहा है कि न्यू वर्जन ऑफ इंटरनेट है, और ये जो नया वर्जन ऑफ इंटरनेट है इसी की तो बात हो रही है, यानी कि ई को सपोर्ट कर रहा है। तो ई के बाद डी रहा होगा, तो देखो ई के बाद डी इसमें दिख रहा है ना, इसलिए मेरा आंसर ये क्या है, बी है। आई होप आपको हमारी बात जो है समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन देखो, बी, ए, सी, डी, यानी कि अलग अलग है चारों। देखो ए, बी, सी, डी। अगर मुझे पहला वाला मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, चारों अलग अलग है। ढूंढो पहला वाला क्या हो सकता है। ड्यूरिंग द समर, समर के दौरान, आई नोटिस, मैंने देखा, दैट द लीव्स ऑफ द ट्री, द ट्री, भैया ट्री कोई खास तो होता नहीं है, ट्री एक नाउन है, और ट्री कोई खास तो है नहीं, किसी खास ट्री की बात नहीं की जा रही, ट्री तो ट्री है, दुनिया में लाखों करोड़ों है। एक नॉर्मल सी चीज के साथ, एक कॉमन सी चीज के साथ में द लग रहा है, इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, कि ट्री जो है ना इससे पहले भी आ रखा होगा। यानी कि आपको पता है ए से तो शुरू नहीं होगा, क्योंकि ट्री में द लगा है। ट्री में द लगने का एक ही मतलब हुआ, मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूं, कि ट्री पहले भी आ चुका होगा, तभी ट्री में द लगा है, ठीक है। दूसरा पढ़ो, आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट, मैं प्राउड ऑफ इट हूं, मतलब इस पर मुझे गर्व है, नॉट ओनली बिकॉज इट हैज सर्वाइव्ड, प्राउड ऑफ इट, मैं इस पर गर्व फील करता हूं, नॉट बिकॉज इट हैज सर्वाइव्ड, कि इसने सर्वाइव किया है। किसने सर्वाइव किया है? अगर आप सीधा बी से शुरू कर रहे हो तो आप बोल रहे हो इट हैज सर्वाइव्ड, इसने सर्वाइव किया है। किसने सर्वाइव किया है? इट तो तब लगाओगे जब पहले किसी नाउन को लगाओगे, उसी नाउन की जगह पर इट आया होगा। आप अगर सीधा बोल दोगे कि आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट, कि मुझे इसके ऊपर गर्व है, किसके ऊपर गर्व है? कुछ तो पहले बताओगे ना जिस पे गर्व कर रहे हो आप, यानी कि बी से शुरू नहीं हो सकता, कट गया। सी पढ़ो, द ट्री, देखो दोबारा ट्री के साथ द आ रहा है, तो नहीं आ सकता ये भी, क्योंकि पहले ट्री आया होगा तभी तो जितनी भी बार ट्री रिपीट हो रहा है सब में द लग रहा होगा, यानी कि पहली बार जहां पर रहा होगा वहां पर तो द नहीं लगा होगा, क्योंकि ट्री तो खास नहीं है ना, ठीक है। चलो अब इस वाले को पढ़ो, लास्ट समर आई स्पेंट मैनी डेज, मैंने कई दिन गुजारे, इन द गार्डन, गार्डन में, वॉचिंग थाउजेंड्स ऑफ एंड्स, मैंने हजारों या सैकड़ों चींटियों को देखा क्रॉल करते हुए, रेंग कर जाते हुए, अप द ट्रंक ऑफ माई प्राइज पीच ट्री, ये आ गया देखो पीच ट्री, ये रहा, ये वो ट्री है जिसके बारे में बार बार द द द द लगा रहा है। देखो यहां पर ट्री है, क्या यहां पर द लगा है? नहीं लगाया द, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ट्री कोई खास थोड़ी है, यहाँ पर एक ट्री की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ट्री को खास नहीं बनाया जा रहा, यहाँ पर ट्री जो एक कॉमन और किसी ट्री की तरह ही बताया जा रहा, तो यहाँ पर इस ट्री को डिस्कस किया गया है, ठीक है। यही वो ट्री है जो पहले आना चाहिए, यानी कि सबसे पहले डी आना चाहिए, उसके बाद ही ये सी या ए आना चाहिए, तो यानी कि डी वाला एक ही ऑप्शन है मेरे पास ये। और कुछ कर लो अपनी संतुष्टि के लिए, और भी कुछ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो, आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट, नॉट ओनली बिकॉज इट हैज सर्वाइव्ड, इसमें मैं बात कर रहा हूं सर्वाइव करने की, कि जो अब आपको पता है जो इट है असल में कौन है, ट्री है, मतलब जो मेरा ट्री है ना सर्वाइव कर गया किसके दौरान, देखो सेवरल विंटर्स, विंटर के दौरान मेरा जो ट्री है वो सर्वाइव कर गया। अब ऊपर वाले को पढ़ो, समर में क्या हुआ, आई नोटिस दैट द लीव्स ऑफ द ट्री वर बिगिनिंग टू विदर, विदर का मतलब होता है मुरझाना, खराब हो जाना। देखो इसके अंदर बोला कि भाई विंटर में मेरे जो पेड़ है वो मेरा जो पेड़ है वो सर्वाइव कर गया, लेकिन समर में जो मेरा पेड़ है वो क्या कर गया, मुरझा गया। तो जाहिर सी बात है पहले सर्वाइव किया फिर मुरझाया ना, यानी कि आपको पता है पहले बी आएगा तब ए आएगा। जरा देखो ऑप्शंस को, पहले बी फिर ए, बी के बाद ए इसमें है नहीं है, बी के बाद ए इसमें है नहीं है, बी के बाद ए इसमें है और इसमें भी है, तो इन दोनों में आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं पेयर बनाने के बावजूद भी, तो इसलिए मैंने शुरू वाला ढूंढ लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया जब चारों ऑप्शन अलग अलग हो तो सबसे बड़ा तरीका कि आप शुरू वाला ढूंढ लो। अब मान लो दोनों का शुरू सेम होता, मान लो इसमें डी होता, तो फिर उसमें पेयर काम आ जाता, लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट आपको पता चलेगा कि भाई डी से ही शुरू हो सकता है, क्योंकि सी से किसी हाल में नहीं होगा, क्योंकि सी में ट्री के साथ द आ रहा है, ए से बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी द आ रहा है ट्री के साथ, और इससे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता बी से, क्योंकि इसमें सीधा इट आ रहा है। तो इट किसी ना किसी को तो इंट्रोड्यूस कर रहा होगा, तो जिसको इंट्रोड्यूस कर रहा होगा पहले वो आना चाहिए, तो यानी कि ना तो ए से शुरू होगा ना बी से ना सी से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शंस देखो, देखो चारों अलग अलग है, सी, बी, ए, डी, चारों अलग अलग है, पढ़ो जरा। पहले ए को पढ़ो, आफ्टर एग्जामिनिंग दीज
3 अप्रोचेस। देखो अभी मैंने क्या बताया था, दिस दैट दीज दोज बताया था, सच सेम। देखो ये रहा दिस दैट दीज दोज है ना, ये सपोर्टिंग वाले में दिस दैट दीज दोज। तो जहां पर भी ये आ जाए उसको हम सपोर्टिंग कहते हैं, और सपोर्टिंग वाला कभी भी पहले पे नहीं आ सकता, यानी कि पहले पे ए तो नहीं आएगा। बताया था ना, जिसको सपोर्ट करेंगे वो इससे पहले आएगा। देयर वर 3 अप्रोचेस टू द ब्रिज। भाई ब्रिज तक जाने के 3 अप्रोचेस यानी कि 3 रास्ते थे, ठीक है। और देखो इसी, अब जरा ऊपर नजर चली जाएगी, दीज 3 अप्रोचेस, यानी कि इसमें 3 अप्रोच की बात की गई है, और इसी को क्या करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ये बोला गया कि ये जो 3 अप्रोचेस थे। अब आपको पता लग गया कि जो ए है वो सपोर्टिंग है, किसको सपोर्ट कर रहा, बी को, यानी कि बी इससे पहले आएगा। तो बी ए बी ए बी ए कहां पर दिख रहा, एक ही में दिख रहा, आंसर आ जाएगा, खत्म। मेरे को सी और डी पढ़ना भी नहीं पड़ा। अगर आपको ट्रिक्स, अगर आपको तरीके पता है तो कुछ भी नहीं रहा। पढ़ लेते हैं एक बार देखो और कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं ये तो पता है कि देयर वर 3 अप्रोचेस, 3 अप्रोचेस थे। आफ्टर एग्जामिनिंग दीज 3 अप्रोचेस, इन 3 अप्रोचेस को एग्जामिन करने के बाद में, अब जरा डी वाले को पढ़ना, नेक्स्ट आई एग्जामिन, और उसके बाद मैंने एग्जामिन किया, मतलब पहले मैंने तीनों अप्रोचेस को एग्जामिन किया, नेक्स्ट का मतलब उसके बाद। तो जाहिर सी बात है जो डी है वो ए के बाद ही आएगा। तो देखो जरा जो डी है वो ए के बाद है कि नहीं है, तो इससे भी आप निकाल सकते थे, एक और पेयर बन रहा है यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एंड इफ यू लाइक दिस क्लास, तो मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ भाई। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो सारे अलग अलग है, सी ए बी डी। देखो जरा, क्या सी से शुरू हो सकता है। इन शेक्सपियर सिस्टर, मतलब शेक्सपियर की एक स्टोरी है, इन शेक्सपियर सिस्टर वर्जीनिया वुल्फ, जो वर्जीनिया वुल्फ नाम की स्त्री है, एक्सप्लोर्स द प्लाइट ऑफ वुमेन। प्लाइट का मतलब दुख, वो महिलाओं के दुख को एक्सप्लोर करती है, मतलब ढूंढने निकलती है, इन सोसाइटी इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द 15th एंड 16th सेंचुरी। हाँ एक अच्छा इंट्रो मिल रहा है मुझे इससे, तो सी से हो सकता है। ए पढ़ो जरा, थ्रू अ सटल एनालिसिस, सटल एनालिसिस करने के बाद वुल्फ रेजेज सर्टेन कंसर्न्स, वुल्फ जो है ना कुछ कंसर्न्स यानी कि चिंता जताती है, रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, औरतों के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव हो रहा है। पढ़ते ही पता लग गया कि भाई यहां पर आपने पढ़ा कि वो अभी एक्सप्लोर करने के लिए निकली है कि औरतों के साथ क्या क्या दुख हो रहा है, और ऊपर आपने पढ़ लिया कि उसने देख लिया औरतों के साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो मतलब पहले एक्सप्लोर किया होगा तभी तो भेदभाव निकला होगा मेरे भाई। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि पहले सी हुआ तभी तो ए हुआ, सी हुआ तभी तो ए हुआ, सी के बाद ए नहीं है, सी के बाद ए नहीं है, सी के बाद ए नहीं है, खत्म। एक पेयर बनाया और आंसर मैंने फेंक के मारा एग्जामिनर को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ बना सकते हो क्या पेयर, देखो एक और पेयर बन रहा है। इसमें जो वर्जीनिया वुल्फ है उसने ढूंढा कि औरतों के खिलाफ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और डी वाले को पढ़ो, इट इज अगेंस्ट द डिनाइल ऑफ एजुकेशन, कि भाई औरतों को शिक्षा नहीं दी जा रही है, टू द गर्ल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड को मतलब, एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और औरतों के खिलाफ क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वायलेंस हो रहा है। तो आपने ऊपर पढ़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और नीचे आपने पढ़ा कि भाई डिस्क्रिमिनेशन कौन कौन सा हो रहा है। तो यानी कि ए के बाद क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। तो देखो ए के बाद डी आ रहा है ना, इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खत्म। आपने पुष्टि करने के लिए देख लिया कि हाँ दो पेयर बन रहे हैं, कि सी और ए का पेयर बन रहा है, ए और डी का पेयर बन रहा है, तो आपका आंसर आ गया, आप बढ़ गए आगे। आप कुछ मतलब नहीं निकालना, कुछ आपको पढ़ना नहीं है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ देखो डी डी सी सी, यानी कि ना तो पहले पे ए आ सकता ना पहले पे बी आ सकता, यानी कि सी और डी में से ही एक आएगा। अब जरा पढ़ते हैं भाई क्या आ सकता है, देखो इन, सी पढ़ते हैं पहले। इन फरवरी 1999, फरवरी 1999 में, ड्यूरिंग द विंटर इन्वेजन, विंटर इन्वेजन मतलब, इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण, इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड द लाहौर डिक्लेरेशन, इन्होंने लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया दोनों ने, विच वॉज प्रेडिकेटेड ऑन पीस, जो कि पीस पर क्या था, आधारित था, ठीक है, अनुमानित था। चलो सी से हो सकता है, मुझे दिख रहा है कि इंट्रो है, ठीक है, सी से हो सकता है, सी वाले दोनों है। अब डी पढ़ो, द एंगेजमेंट्स वर, द एंगेजमेंट्स, देखो एंगेजमेंट एक नाउन होता है, एंगेजमेंट का मतलब सगाई भी होता है, और एंगेजमेंट का मतलब जब दो लोग किसी युद्ध में या विवाद में शामिल हो जाए तो उसको बोलते हैं ना कि दे आर एंगेज्ड इन वॉर। तो एंगेज एक वर्ब भी है और एंगेजमेंट एक नाउन है। अब आप मुझे बताओ क्या एंगेजमेंट कोई खास चीज है, एंगेजमेंट क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कोई खास चीज नहीं है। यहां पर बोला द एंगेजमेंट्स वर एक्सट्रीमली चैलेंजिंग, कि द का मतलब है कि भाई यहां पर कहीं ना कहीं पहले से ही किसी ना किसी एंगेजमेंट की बात की गई है, तभी यहां पर एंगेजमेंट के साथ द लगा है। मैंने भी आपको समझाया था कि किसी भी नाउन को स्पेसिफिक बनाने के लिए हम द लगाते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूं द एंगेजमेंट्स, इसका मतलब पहले कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगेजमेंट की बात हो रखी होगी, यानी कि डी से शुरू नहीं कर सकते आप मेरे भाई। द एंगेजमेंट्स वर एक्सट्रीमली चैलेंजिंग फॉर द इंडियन आर्मी सिंस दे हैड टू फाइट ऑन रफ रॉकी टेरेन, ठीक है। तो आपको पता है डी से शुरू नहीं हो सकता, यानी कि आपके पास दो ऑप्शन बचे सी वाले।
अब देखो, अब आप पेयर बना सकते हो। पेयर कैसे बना सकते हो? आपने देखा यहाँ पर क्या है, द एंगेजमेंट्स, यानी कि आपने देखा एंगेजमेंट्स के साथ यहाँ पर द लगा रखा है, मतलब इससे पहले जो भी रहा होगा उसमें भी कहीं ना कहीं दोनों के एंगेज होने की बात की जा रही होगी। इंडिया और पाकिस्तान की बात हो रही है, आपको पढ़कर पता ही लग गया। तो क्या देखो, क्या ए के अंदर पढ़ के पता लग रहा है दोनों युद्ध में शामिल है? आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद में, द टू कंट्रीज एंगेज्ड, ये रहा देखो, एंगेज्ड इन कारगिल वॉर, कारगिल वॉर में एंगेज्ड हो गए। और यही जो एंगेजमेंट थे एक्सट्रीमली चैलेंजिंग थे, यानी कि आपको ए और डी का पेयर मिल गया। अब इन दोनों में से बस आप ढूंढ लो ए के बाद डी कहां है। ए के बाद डी आना चाहिए, ए के बाद डी आना चाहिए ना, कहने का मतलब है ए के बाद डी आना चाहिए। भाई ऐसा जरूर नहीं कि जस्ट बाद आएगा। देखो ये ध्यान रखना, अगर किसी नाउन में द लग रहा है तो आप ये मत समझना कि भाई इसमें मुझे नाउन मिल गया और उसी नाउन के साथ द लगा तो बिल्कुल जस्ट बाद आएगा। मुझे पता है कि डी कहीं ना कहीं ए के बाद ही आएगा, लेकिन जस्ट बाद आएगा वो भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखो डी जो है वो ए के बाद है, लेकिन इसमें जो डी है वो ए के पहले है, तो ये वैसे ही कट गया। इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। आया आपको समझ में कि नहीं आया? ये चीज भी ध्यान रखना, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि जिसमें द लग रहा है वो जस्ट बाद में आ जाए, क्योंकि द लगने का मतलब ये थोड़ी कि वो सपोर्टिंग बन गया। भाई सपोर्टिंग होता तो बिल्कुल चिपक के आते साथ में, जो सपोर्टिंग है और जिसको वो सपोर्ट कर रहा है दोनों बिल्कुल चिपक के आते। लेकिन द लगने का मतलब ये नहीं है कि वो उसको सपोर्ट कर रहा है। द लगने का मतलब ये है कि अगर इसमें द है तो डी जो है वो कहीं ना कहीं ए के बाद ही आएगा। अब हो सकता है साथ में हो या हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन हाँ इतना है कि सीक्वेंस में अगर आप लगाओगे चारों को तो डी जो है वो ए के बाद ही आएगा। लेकिन इसमें जो डी था वो देखो ए के पहले था, तो इसलिए कट गया। इसका आंसर क्या आएगा? डी आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, देखो ए बी सी डी चारों अलग अलग, ए बी सी डी। पढ़ते हैं जरा ए को। बट द क्वेश्चन, सीधा बट से तो शुरू नहीं होगा ना मेरे भाई, बट तो एक क्या है, कंजंक्शन है। सीधा कंजंक्शन से आप शुरू नहीं कर सकते सेंटेंस को, ठीक है। तो ए तो कट गया। बी, द मर्चेंट फॉर इंस्टेंस मस्ट सप्लाई परफेक्ट एंड प्योर थिंग्स टू द पीपल। द मर्चेंट, मर्चेंट की पूरी प्रजाति की बात की जा रही है, ठीक है। देखते हैं बी से शुरू हो सकता है कि नहीं हो सकता। सी पढ़ते हैं। रस्किन बिलीव्स, रस्किन का मानना है दैट इन, देखो इसको पढ़कर आपको कुछ इंट्रो नहीं मिला, इसमें तो आपने पढ़ा कि भाई मर्चेंट को ना क्या करना चाहिए, सप्लाई करना चाहिए बिल्कुल प्योर आइटम, प्योर थिंग्स। तो ये इससे क्या समझ में आ रहा है, स्टोरी किस बारे में? क्या ये स्टोरी का इंट्रो दे पा रहा है? क्या ये पैराग्राफ का इंट्रो दे पा रहा है? इसमें तो सीधा बोला कि मर्चेंट को लोगों को प्योर सामान देना चाहिए। अरे बोलना क्या चाह रहे हो, पहले बताओ तो सही, स्टोरी में क्या बात हो रही है। तो यानी कि बी से कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बी वाले को भी काट सकते हो। वैसे अभी आप रिजर्व में रख सकते हो कि क्या पता आपको लगे कि सर हमें तो लग रहा है कि सब्जेक्ट बन रहा है, कि मर्चेंट आ गया सर सब्जेक्ट बन रहा है, हमें तो पढ़ाया दूसरे लोगों ने कि सब्जेक्ट बनना चाहिए। चलो आप रख लो रिजर्व में। सी पढ़ो। रस्किन बिलीव्स, रस्किन का ऐसा मानना है दैट इन एवरी सिविलाइज्ड सोसाइटी, हर सिविलाइज्ड सोसाइटी में देयर एग्जिस्ट 5 इंटेलेक्चुअल प्रोफेशंस, 5 इंटेलेक्चुअल प्रोफेशंस होते हैं, नेमली जिनके नाम है सोल्जर, द पास्टर, द फिजिशियन, द लॉयर एंड द मर्चेंट, ठीक है। समझ में आया? यानी कि आपको लग रहा है कि सी से ज्यादा अच्छा मैच हो रहा है, क्योंकि सी में एक इंट्रो दे रहा है कि रस्किन के हिसाब से समाज में 5 इंटेलेक्चुअल जो है प्रोफेशंस हैं जो ये हैं, तो ये एक इंट्रो दे रहा है बहुत अच्छा, ठीक है। अब आप मेरे भाई एक चीज देखो, सी से शुरू हो सकता है। डी वाला पढ़ो। पर्सन्स बिलोंगिंग टू दीज प्रोफेशंस, अभी मैंने आपको बताया था दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ये क्या होते हैं? सपोर्टिंग स्टेटमेंट। यानी कि डी से तो किसी भी हाल में शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि डी क्या है? सपोर्टिंग स्टेटमेंट है, और सपोर्टिंग स्टेटमेंट हमेशा उस स्टेटमेंट के बाद होता है जिसको सपोर्ट कर रहा होता है। तो यहां पर देखो दीज प्रोफेशंस, ये प्रोफेशंस, यानी कि यही तो है जो सपोर्ट कर रहा है। तो जिसको ये सपोर्ट कर रहा होगा उसके अंदर प्रोफेशन की ही बात हो रही होगी, तभी तो बोला दीज प्रोफेशंस। और आपको अच्छे से पता कि प्रोफेशन की बात इसमें हो रही है, 5 प्रोफेशन की, और उसी के बारे में क्या लिखा हुआ है? दीज प्रोफेशंस। यानी कि ये जो है, जो डी है वो क्या कर रहा है? सी को सपोर्ट कर रहा है। डी जो है वो सी को सपोर्ट कर रहा है, तो जिसको सपोर्ट करते हैं वो पहले आता है। यानी कि सी और डी का आपने पेयर बनाया, तो सी और डी का पेयर इसमें बन रहा है। आप कहोगे सर बिल्कुल बन रहा है, ये आंसर हो जाएगा। फिर आप कहोगे सर सी और डी का पेयर तो इसमें भी बन रहा है, लेकिन आपको ये पता है ना कि बी पहले पे नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया इंट्रो तो सी दे रहा है, बी तो इंट्रो नहीं दे रहा। बी में तो सीधा बोल रहा है मर्चेंट को अच्छा माल देना चाहिए, इससे कोई इंट्रो थोड़ी मिल रहा है आपको, इंट्रो भी तो बढ़िया होना चाहिए। तो यानी कि बी से शुरू नहीं हो सकता, तो सी और डी का पेयर बन गया, और सी से शुरू हो सकता है, तो बिल्कुल सही चल रहे हैं हम कि पेयर भी मैच कर रहा है, और सी से शुरू हो सकता है तो सी भी बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में 10 क्वेश्चंस रखते हैं, क्योंकि आज मैंने आपको बेसिक्स भी बताया कि कैसे आपको पैरा जंबल को सॉल्व करना है। आई होप ये क्लास बहुत अच्छी रही और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कल की क्लास में हम ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आज बेसिक्स भी था ना, कल मैं बेसिक्स नहीं बताऊंगा। जो आज की क्लास नहीं देखेंगे डायरेक्ट कल की क्लास में आएंगे उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। कल की क्लास में मैं आपको 20 से 25 सवाल कराने वाला हूँ, ठीक है। आपको बहुत मजा आने वाला है मेरे साथ प्रैक्टिस कर करके ना, और आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। उसके बाद आप मॉक दे के देखना, एक बार आपको मजा ही आ जाएगा।
जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस आपको ऐसा नहीं कि आप अभी देने बैठोगे अभी आपके सारे ठीक हो जाएंगे, नहीं, प्रैक्टिस स्लोली स्लोली स्लोली, कहते हैं स्लो बट स्टडी विंस द रेस, कि जो स्लो है लेकिन स्टडी है विंस द रेस, वही वही रेस को हमेशा जीतता है। ठीक है, खरगोश और कछुए की कहानी आपने सुनी होगी। तो आई होप क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। अगर बेनिफिशियल रही है तो शेयर कर देना, लाइक कमेंट करके बता देना कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, मैं आपसे मिलूंगा A to Z बैच में। A to Z बैच भी अब मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि उसके अभी मैं 45 क्लासेस दे चुका हूं, अब उसको कंटिन्यू करूंगा। उसके अंदर मैं पढ़ाऊंगा अब एडवर्ब, या तो एडवर्ब या कंजंक्शन, इन दोनों में से एक पढ़ाऊंगा। आप कमेंट करके बताओ A to Z में आपको क्या पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है या कंजंक्शन पढ़ना है, इन दोनों में से कोई एक बताओ। ठीक है, तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। वो कैब मैं अभी दे देता हूँ। ठीक है, वो कैब का जो टारगेट है मैं अभी डाल दूंगा टेलीग्राम पे, और इसके भी जो नोट्स हैं अभी आज की जो क्लास है ये भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से PDF निकाल सकते हो। ठीक है भाई, चलो पढ़ते रहो, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।